कल हम बात कर रहे थे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की और उसमें हमने ये देखा था कि जब सीमांत त्याग और सीमांत लाभ दोनों बराबर होते हैं तो वही मुद्रा की मात्रा हमारे कराधान के लिए और हमारे सार्वजनिक व्यय के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन इसमें फिर इस अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग किया गया था। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा व्यय करते हैं और सब्सिडी पर व्यय हम कम करते हैं तो समाज को ज़्यादा लाभ हो, तो ये परिवर्तन हमें कर भी लेना चाहिए। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने ग्रामीण विकास के हित की दृष्टि से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जो है उसको भी सब्सिडी और कर्ज के ऊपर सब्सिडी का व्यय घटाकर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यय को बढ़ाने का समर्थन किया। रिचर्ड ए मस्ग्रेव, जो कि बहुत अच्छे हमारे पब्लिक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को एक चित्र की सहायता से बताया, जो चित्र हमने यहाँ सामने रखा है। इस चित्र के OX एक्सिस के ऊपर कराधान और सार्वजनिक व्यय की मात्राएं नापी गई हैं। OY एक्सिस पर OY पर सामाजिक लाभ जो कि B1 रेखा से बताया गया है, जो हमारे सामाजिक लाभ की घटती हुई राशि को बताता है। ये सार्वजनिक व्यय के बढ़ते जाने पर हमें प्राप्त होती है। OY1 एक्सिस पर यानी O से नीचे की तरफ इस अक्ष पर D1 रेखा के द्वारा कर की विभिन्न मात्राओं पर बढ़ती हुई सामाजिक लागत बताई गई है। तो यहाँ हम OY1 एक्सिस के ऊपर सामाजिक त्याग या सामाजिक लागत को देखते हैं और यहाँ जो N1 रेखा है वो B1 और D1 के अंतर को दर्शाती है। और इसमें हम इस चित्र के अंदर हम ये देखते हैं कि OM कर की मात्रा जब वसूल की जाती है और सरकार द्वारा इतनी ही मात्रा खर्च की जाती है तो सामाजिक लाभ की मात्रा सामाजिक लागत के बराबर होती है। यहाँ हम अगर देखें तो MP = MQ है। MP हमारा सामाजिक लाभ है और MQ हमारी सामाजिक लागत है। M के बाईं तरफ सामाजिक लाभ की मात्रा सामाजिक लागत से ज़्यादा है, इसलिए M तक जाना ही लाभकारी होता है और उससे दाईं तरफ हमारी सामाजिक लागत की मात्रा सामाजिक लाभ से ज़्यादा होती है, इसलिए हानि की मात्रा लाभ से ज़्यादा होगी। इसलिए M बिंदु अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु माना जाता है और जिसकी राशि हमारी ONM होती है। डॉल्टन ने ये कहा कि जो आर्थिक कल्याण की वृद्धि है वो दो तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। एक है उत्पादन में सुधार और दूसरा है वितरण में सुधार। उत्पादन में सुधार की बात जब हम करते हैं तो इसमें कुछ बातें शामिल होती हैं, जिसमें पहला है उत्पादन की शक्ति या क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए ताकि कम मेहनत से प्रति श्रमिक अधिक उत्पत्ति की मात्रा प्राप्त की जा सके। और दूसरी बात ये इसके अंदर करते हैं कि उत्पादन के संगठन में सुधार होना चाहिए, यानी उत्पादन की क्षमता भी बढ़े और उत्पादन का संगठन भी सुधरे ताकि बेरोजगारी और अन्य कारणों से आर्थिक साधनों का अपव्यय न्यूनतम किया जा सके। और तीसरी बात इसके अंदर जो ये करते हैं उत्पादन के सुधारों में, वो है उत्पादन की संरचना या प्रारूप में सुधार होना चाहिए ताकि समाज की ज़रूरतों को ज़्यादा बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।
दूसरी बात जो डाल्टन ने कही थी वितरण में सुधार, तो वितरण में सुधार के अंतर्गत भी इन्होंने कुछ बातों को शामिल किया, जिसमें पहली है अधिकांश सभ्य समाजों में विभिन्न व्यक्तियों और परिवारों के बीच पाई जाने वाली भारी असमानता के अंदर कमी लाना। दूसरी बात है विभिन्न समयों में व्यक्तियों और परिवारों के बीच आमदनियों के भारी उतार चढ़ावों, विशेषतया समाज के निर्धन वर्ग में इनमें कमी लाना। कम असमानताएं अगर कम होती हैं तो वो वांछनीय होती हैं, ताकि किसी भी समय व्यक्तियों और परिवारों की आमदनी का वितरण उनकी ज़रूरतों के मुताबिक किया जा सके और ये वितरण उन्हें आमदनी के उचित उपयोग की क्षमता को प्रदान कर सके। दक्षता या प्रयास यानी स्किल और एफर्ट और जिम्मेदारी के अंतरों के कारण अर्जित आमदनियों में कुछ असमानताएं हो सकती है, लेकिन अनार्जित आमदनियों में भारी अंतर सदैव वांछनीय माने जाते हैं। तो ये दो बातें डाल्टन ने अपने इसके अंतर्गत की थी। प्रोफेसर हिग्स ने अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच के भी दो आधार बताए थे, जिसमें पहला है उत्पादन अनुकूलतम। उत्पादन अनुकूलतम उस समय प्राप्त हुआ माना जाता है जब उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण में एक वस्तु का उत्पादन किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाए बिना नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये आधार बहुत स्पष्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ सकता है, फिर भी कुल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। मिसेस हिग्स का उत्पादन अनुकूलतमता का आधार उत्पादन के साधनों के पूर्ण उपयोग की दशा में लागू हो सकता है, और ये केवल अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। उसमें पूंजीगत मानवीय पूंजी और सामाजिक आधार पूंजी में वृद्धि हो सकती है। और दूसरा जो इन्होंने इसका आधार बताया था वो था उपयोगिता अनुकूलतमता, जिसका संबंध राष्ट्रीय उत्पत्ति की संरचना और इसके विभिन्न अंगों के सापेक्षिक महत्व से है। संरचना या बनावट में अंतर से प्राप्त उपयोगिता भी बदल जाती है। जब सकल घरेलू उत्पाद से प्राप्त उपयोगिता के परिवर्तन नहीं बढ़ाए जा सकते हैं तो उपयोगिता अनुकूलतम का बिंदु प्राप्त माना जाता है। लेकिन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष महत्व को मापना भी कठिन होता है, और इनमें विभिन्न समयों, विभिन्न स्थानों और विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार संशोधन करना जरूरी होता है। इसलिए यह आधार भी व्यवहारिक और सुदृढ़ नहीं माना जाता है। अब हम देखें इस अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। तो इस सिद्धांत को लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ आती है, जिसमें सबसे पहली कठिनाई है सरकार के लिए कराधान की सीमांत अनुपयोगिता को सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर करना असंभव माना जाता है। इसका कारण ये है कि कर कई प्रकार के होते हैं, सरकार के आय के स्रोत भी भिन्न भिन्न होते हैं, सार्वजनिक व्यय की मदें कई प्रकार की होती हैं, उनसे प्राप्त उपयोगिता या लाभ के अनुमान लगाना हमें काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी सीमा इसकी है कि विभिन्न करों का नियोजन इस प्रकार से करना होता है कि प्रत्येक कर की सीमांत इकाई का त्याग या भार समान किया जा सके, जो कि आसान काम नहीं है। तीसरी सीमा है कि सार्वजनिक व्यय का विभिन्न दिशाओं में नियोजन इस तरह से करना होता है कि प्रत्येक दिशा में व्यय की सीमांत इकाई का लाभ समान किया जा सके, जो कि मुश्किल काम है
और अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी वित्तीय क्रियाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो व्यवहार में आसान नहीं होता है। फिर इस संबंध में सरकार के समक्ष वर्तमान और भविष्य के लाभों और लागतों का प्रश्न भी खड़ा होता है, जिससे नियम की क्रियाशीलता बाधित होती है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि इस नियम को व्यवहार में क्रियाशील बनाने के लिए बजट विशेषज्ञों और वित्तीय विशेषज्ञों के योगदान की आवश्यकता होती है, जिससे व्यवहार में जुटा पाना बहुत आसान नहीं होता है। फिर सरकार कई स्तरों पर कर लगाती है और खर्च करती है, जैसे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, और इनमें आवश्यक तालमेल स्थापित करना बहुत कठिन होता है। सरकार करों और खर्चों के संबंध में जो निर्णय लेती है वे सदैव आर्थिक आधारों पर नहीं लिए जाते हैं। उनमें राजनीतिक कारण, विश्व की परिस्थितियाँ, वैश्वीकरण की प्रवृत्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव, इन सब का योगदान भी होता है। इसलिए व्यवहार में सार्वजनिक वित्त के इस सिद्धांत की अनुपालना कठिन हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी सीमा है वो ये है कि क्योंकि वास्तविक जगत में सभी करों से अनुपयोगिता नहीं मिलती है और सभी प्रकार के सार्वजनिक व्यय से लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इस सिद्धांत को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गैर करों से भी राजस्व की प्राप्ति होती है, जैसे लाभांश से, ब्याज से, अनुदान से आदि। इन सब से आर्थिक प्रभावों को जानने में भी कठिनाई होती है। इन राजस्व के स्रोतों के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। फिर इस सिद्धांत में सरकारी बजट को संतुलित रखने पर बल दिया जाता है, जो कि सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार घाटे के बजट बनाकर विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है और समाज के आर्थिक कल्याण की वृद्धि की जा सकती है। तो इस तरह से व्यवहार में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में की कई सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मूल विचार है वो महत्वपूर्ण है। अब हम ये देखें कि अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो जिन बातों पर हमें जोर देना चाहिए उनमें सबसे पहला तो है कि देश में उत्पादन में सुधार होना चाहिए, जिससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी और इससे वितरण की असमानता, इसके अलावा वितरण की असमानता में भी कमी लानी चाहिए, ताकि अनार्जित आय में भारी कमी लाना वांछनीय माना जाए। फिर समाज की आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी आक्रमण से रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए सेना और पुलिस बल पर खर्च करना ज़रूरी है। हालांकि सभी देश इस बात से सहमत नहीं हो पाते हैं कि एक निर्धन देश की अपने व्यय की प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए कि जहां आर्थिक और सामाजिक आधार ढांचा सुदृढ़ हो सके और सेना पर खर्च कम रखा जा सके, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है और विकासशील देशों को भी अपने सीमित साधनों को देश की सुरक्षा में लगाना होता है। इसके लिए राजनीतिक दबाव की स्थिति का सामना करना होता है, अतः समाज की रक्षा को पर सर्वोपरि स्थान देना होता है। नेक्स्ट है, देश में पूर्ण रोजगार और निर्धनता उन्मूलन पर खर्च करना होता है, ताकि बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। नेक्स्ट है, सरकार को वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के हितों की भी रक्षा करनी होती है। इसलिए वर्तमान के थोड़े लाभों के स्थान पर भविष्य के ऊंचे लाभों को अधिक वरीयता देनी होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में ये निर्णय ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत मूलतः सही है, लेकिन इसको लागू करते समय हमें इसके गणितीय प्रारूप तक सीमित नहीं होकर के इससे जुड़े कुछ व्यापक और गहन मुद्दों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त की चारदीवारी में कैद नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास का दिशा निर्देशक बन जाता है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को
इससे अधिक व्यापक और अधिक गहन रूप में समझने की आवश्यकता है। अब बाकी अपन कल देखेंगे।